हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सिंपल साल्ट एडिशन कंपाउंड्स, और उनके अंदर हमने बात की थी कि कैसे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बनते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ जो मेन डेफिनेशंस हैं कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, ये वे टर्म्स हैं जिनके आधार पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी की आती है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं उपसहसंयोजक। सहसंयोजक एंटिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। उपसहसंयोजक एंटिटी, इस चीज़ को अपने समझना है कि ये उपसहसंयोजक एंटिटी होती क्या है। वास्तव में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमने पहले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि इसके अंदर एक मुख्य रूप से जो रहता है वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु रहता है, और इसे एक बड़े ब्रैकेट के अंदर संपूर्ण एंटिटी को लिखा जाता है। ये जो पूरी बड़े ब्रैकेट के अंदर जितनी भी कंपाउंड्स लिखे रहेंगे वो आपके क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे अपने मान लें कोई भी एक मेटल जो है M है, उसके साथ कोई भी लिगेंड है, वो X लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इस पे अपने मान लें यहाँ पे N इसका जो है चार्ज है या आवेश है। अर्थात ऐसी जो पूरी संरचना है इसको अपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानेंगे। ये जैसे यहाँ पे धनावेश लिखा हुआ है, तो ये संकुल धनावेश के नाम से जाना जाता है। संकुल धनावेश, यह कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। यहाँ जो रहेगा, यदि कोई एंटिटी ऐसी हो M Ln X, और X नेगेटिव भी हो सकते हैं, अर्थात ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, नेगेटिव संकुल बनाएगा। और यदि कोई एंटिटी M Ln X और कोई भी चार्ज नहीं हो, तो इसे अपने कहेंगे कि ये न्यूट्रल स्पीसीज है। ये नेगेटिव स्पीसीज हुई, ये पॉजिटिव स्पीसीज हैं, और ये न्यूट्रल स्पीसीज कहलाती है। ऐसी जो एंटिटीज़ होती हैं ये तीनों प्रकार की हो सकती हैं। इसमें होगा क्या कि मेटल जो है उसके वह जो है चारों ओर से जिस भी स्पीसीज से घिरा रहता है, जिसका हमें विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे, जिसे हम लिगेंड्स कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। और यही जो लिगेंड है, कल भी हमने पढ़ा था, ये लोन पेयर अपने जो हैं वो धातु परमाणु को देगा, जिससे बनने वाला जो बंध है वो क्या कहलाएगा, आपका उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरी ये बड़े ब्रैकेट जो हैं, इनके अंदर जितनी भी स्पीसीज आती हैं वो एक साथ उसको अपने क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक एंटिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये जो रहता है वो क्या रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु, या इसे अपनी अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल
मेटल आयन, आगे से मैं इसको CMI भी लिखूंगा, सेंट्रल मेटल आयन के नाम से भी अपनी इसको जानते हैं। यहाँ ये आपका जो रहेगा वो लिगेंड रहता है, X जो रहता है वो लिगेंड की संख्या रहती है। X यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स रहती है, और ऊपर जो हमने N लगाया है वो क्या है, चार्ज ऑफ आयन है। यदि ये 0 होगा तो इसका मतलब स्पीसीज जो है वो क्या होगी, आपकी न्यूट्रल होगी। ये बात थी आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में। दूसरी बात जो आती है, दूसरी जो टर्म आती है वो सेंट्रल एटम आता है। सेंट्रल एटम, या इसको हम कह सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वह परमाणु केंद्रीय परमाणु कहलाएगा जो अपने साथ अन्य परमाणुओं या समूहों को जोड़कर केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है। तो ऐसा जो है एटम जो होगा वो क्या कहलाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। और ज़्यादातर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ज़्यादातर डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, और यह अपने कह देते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। केवल 3 जो है Zn, Cd, Hg, इन तीनों को छोड़कर बाकी जो सभी तत्व हैं वो सभी डी ब्लॉक तत्व जो हैं संक्रमण तत्व भी होते हैं। ये बातें अपने डी ब्लॉक के अंदर अलग से भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं या अपने कहें संक्रमण जो तत्व हैं, उनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की क्षमता होती है, गेनिंग पावर होती है। और लिगेंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। तो अतः केंद्रीय जो धातु परमाणु होगा, केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो किसके रूप में काम कर सकता है, लुईस एसिड के रूप में, लुईस एसिड के रूप में काम करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेता है, प्राप्त करता है, गेन करता है, प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा ये क्या कहलाता है, लुईस एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे अपने एग्जांपल ले लें, CO NH3 6 3+, ये जो एग्जांपल है इसके अंदर यहाँ जो है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल के अंदर यहाँ जो CO उपस्थित है, इसे हम क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से जानते हैं। फिर जो बात आती है, तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है लिगेंड, जिसके बारे में अपने थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, उसके टर्म्स को पढ़ेंगे और उसके विभिन्न प्रकार जो हैं उनको भी अपने देखेंगे कि एक एक करके सभी प्रकारों का अपने अध्ययन करेंगे। तो अभी जो अपनी बात करेंगे लिगेंड। लिगेंड्स ऐसी स्पीसीज को लिगेंड कहते हैं जिसके पास अबंधी इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हों, और ये क्या करे, सेंट्रल मेटल आयन जो है उसको लॉन पेयर क्या कर दे, डोनेट कर दे, उनको डोनेट करे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो ऐसे जो बंध बनेंगे वो कैसे कौन से बंध होंगे, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक बंध कहलाएंगे, या अपने कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के नाम से भी अपने इसको जानते हैं। इसमें
इनके अंदर हम इनको आगे भी फर्दर बांट सकते हैं। तो लिगेंड्स जो हैं उनके अपने थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, NH3 है, H2O है, ये सभी क्या हैं आपके लिगेंड्स के एग्जांपल हैं। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स को हम दाता युग्मों की संख्या के आधार पर, जो लोन पेयर्स हैं उनके नंबर ऑफ लोन पेयर्स के बेसिस पे हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी आती है मोनो और यूनिडेंटेट या यूनिडेंटेट। मोनो और यूनि मीन्स 1 और डेंटेट का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन युग्म करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दान करने की क्षमता। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होगा इसके पास। तो एग्जांपल अपने देख लेंगे, जैसे Cl नेगेटिव, NH3 डॉट। उन्हें आगे 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। फर्स्ट आता है आपका न्यूट्रल एटम्स या मॉलिक्यूल्स। दूसरा आता है आपका नेगेटिव स्पीसीज और धनावेशित स्पीसीज। न्यूट्रल के अंदर जैसे अपने एग्जाम्पल ऊपर भी अपने पढ़ते आए हैं, जैसे CO जो है NH3 का एग्जाम्पल है, NO है, ये सभी जो हैं स्पीसीज मोनोडेंटेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने इनको रखेंगे। नेगेटिव वाली बहुत सी स्पीसीज अपने पढ़ लेते हैं, जैसे Br नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, SO ये Cn नेगेटिव है, और इसके अलावा अपने देखना चाहें तो OH नेगेटिव है। ये सभी स्पीसीज जो हैं वो क्या हैं आपकी नेगेटिव के अंदर आएंगी या ऋणावेशित जिसके अपने कह सकते हैं। तीसरी बात जो आती है वो आती है आपके धनावेशित। तो धनावेशित के अंदर अपने NH2 NH3 प्लस और दूसरी जो स्पीसीज अपने पढ़ते हैं NO प्लस पढ़ते हैं। ये जो हैं मोनो या यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं, जिनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक होता है डोनेट करने के लिए। एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं क्लोराइड और एमीन्स। इन्हें अपने पुनः आगे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट न्यूट्रल, सेकंड नेगेटिव और थर्ड पॉजिटिव, जिनके मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। इनिशियली आपको ये याद करने पड़ेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इस पे पकड़ जो है मजबूत होती जाएगी। उसके बाद में दूसरी बात आती है डाइडेंटेट। मोनोडेंटेट के बाद में दूसरा जो प्रकार आता है आपका वो आता है डाइडेंटेट। डाइडेंटेट जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, या हिंदी में अपने इसको कहते हैं द्विदंतुक। द्विदंतुक लिगेंड। मोनोडेंटेट जो हमने पढ़ा था उसको एक दंतुक लिगेंड भी कहा जाता है। द्विदंतुक का मतलब है ऐसे लिगेंड्स जिनके अंदर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्या हो क्षमता रखते हैं
having capacity to donate 2 lone pair of electrons. ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रहेगी उन्हें हम कहेंगे डाइडेंटेट लिगेंड्स. फॉर एग्जाम्पल EN, या इसी को कहा जाता है एथिलीन डाइएमाइन. तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपने कि ऐसा यदि नाम आप लिखते हैं तो आपको रटाफिकेशन करने की कहीं पे भी आवश्यकता नहीं है. एथिलीन मीन्स 2 कार्बन यहाँ पे हैं, और डाइएमाइन तो एक एमाइन जो ग्रुप है वो आप ऐड कर दें, और इसके बाद में जो भी इसकी वैलेंसी रहती है उसको आप कंप्लीट कर दें. बड़ी इजीली आप इस ऐसे जो फॉर्मूलाज हैं उनको आप लिख पाएंगे. आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर यहाँ होगा और दूसरा लोन पेयर मैं यहाँ शो कर रहा हूँ. यहाँ देखें आप, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स युग्म होने की वजह से इनको किस श्रेणी में रखा गया है? डाइडेंटेट में. दूसरा इसी का एग्जाम्पल अपने पढ़ सकते हैं ऑक्सीलेटो. फॉर्मूला आपको याद रखना है COOH, जिसको अपने कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड. यहाँ से अपनी दोनों हाइड्रोजन्स को हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आपके पास आ जाता है. और इससे भी आप केमिस्ट्री के अंदर जितना भी फॉर्मूला को खोल के लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. तो इसको यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव. ये जो दोनों हैं यहाँ ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मॉलिक्यूलर आयंस के साथ. तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि ये एक जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डोनेट करने की क्षमता रखते हैं. वास्तव में इन दोनों को यदि अपने मिलाएंगे किसी भी मेटल के साथ तो एक रिंग नुमा जो स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे हम किलेट रिंग भी बोलते हैं. किलेट रिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको अपने ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसको आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि किलेट जो रिंग है वो वास्तव में होती क्या है और किन के लिए ये यूज़फुल रहती है. फिर इसका थर्ड जो स्टेप आता है, तीसरा जो प्रकार आता है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के अंदर, तीसरी जो बात आती है वो आपके आती है एम्फीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में. तीसरा जो प्रकार है वो आपका थर्ड वन आता है एम्फीडेंटेट लिगेंड्स. ये वास्तव में होता क्या है? ये उभयदंतुक हिंदी में इसे उभयदंतुक लिगेंड्स कहा जाता है. तो ये ऐसी लिगेंड्स हैं जिनके अंदर वास्तव में 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु एक बार में एक एटम ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है. अर्थात ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास डोनेशन की पावर 2 एटम्स के पास हो, परंतु एक बार में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म वो दान करता है, तो ऐसे जो लिगेंड्स हैं उन्हें हम एम्फीडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं. जैसे
NO2 नेगेटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता है। तो यहाँ पे यदि ऐसी कंडीशन हो सकती है पहली कि नाइट्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे, किसको? केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ पे डोनर एटम जो है मैं लिख रहा हूँ कौन है? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि ये मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ। दूसरी तरफ यदि यह कंडीशन हो MON डबल बॉन्ड O, ऐसी यदि स्थिति रहती है तो डोनर एटम कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन जो है वो मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इनका नाम भी थोड़ा चेंज हो जाता है एम्फीडेंटेट के अंदर। तो इसको अपने कहेंगे नाइट्रो, जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन होगा, जबकि ये नाइट्राइट बोलेंगे, नाइट्राइट के नाम से इसको जाना जाता है। और जब अपने इसकी विभिन्नता करेंगे, इसको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो वहाँ आपको नामकरण के अंदर वहाँ जो भी डोनर एटम होगा वो साथ में लिखा रहेगा। यदि नाइट्रो N लिखा रहेगा और नाइट्राइट O लिखा रहेगा। दूसरा जैसे एग्जांपल करें CN नेगेटिव, तो यहाँ पे भी कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होती है। तो यदि इस स्थिति में हो कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है तो हम कहेंगे साइनाइड, और डोनर जो एटम है वो क्या होगा? कार्बन होगा। और यदि ये वाली स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि आइसोसाइनाइड, या अपने कहेंगे कि डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। डोनर एटम कौन है यहाँ पे? नाइट्रोजन है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे अंतिम और फाइनल जो इसका टाइप्स है, उसके अंदर हम देखेंगे कि उसे कहा जाता है पॉलीडेंटेट। अंतिम और चौथा जो प्रकार है उसे कहा जाता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पॉली मीन्स मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स, या आपने कहें कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीसीज के पास होंगे उसे हम कहेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे, जैसे EDTA। कई बार आपके एग्जाम के अंदर EDTA का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो बच्चों यहाँ पे नाम को देख के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी आपको जैसे बताया था एथिलीन डाइएमाइन के अंदर भी, तो एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है इसमें भी वही आपने बनाना है। एथिलीन बनाना है सबसे पहले, फिर डाइएमीन दिया हुआ है आपको, तो अमीन ग्रुप को आपने ऐड कर देना है। फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं CH3COOH होता है। जब इसके साथ अटैच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका CH2COOH लिखो, चाहे इसको मैं नेगेटिव के फॉर्म में शो कर रहा हूँ। यदि आप यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे तो आप हाइड्रोजन भी इसको शो कर सकते हैं, CH2COOH और CH2COOH, CH2COOH। यहाँ अब आपके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पे भी आपके 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब आप देखिए
पहला जो लोन पेयर है वो यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा यहाँ, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। कुल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। तो ऐसा जो लिगेंड होगा उसको अपने क्या कह सकते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। अब आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, यदि इसी प्रकार से 3 डोनर एटम या दाता परमाणु हो तो उसे हम ट्राइडेंटेट कहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो अपने टेट्रा, और 5 यदि दाता परमाणु हो तो उसे पेंटाडेंटेट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, थोड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है आपका उसको आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सी बार इसको पूछा भी जाता है कि जब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन युग्म्स जो दान करने की क्षमता रखते हैं तो वहाँ आपके लिए एक नया जो शब्द आता है, क्योंकि एक से अधिक जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होगी तो वह एक वलय बना लेते हैं जिसे किलेट रिंग के नाम से जाना जाता है। किलेट रिंग के अंदर होगा क्या कि जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल एटम्स के साथ, सेंटर मॉलिक्यूलर एटम जो है उनके साथ क्या बना लेते हैं, इस तरह से इस फॉर्म में आपका एक रिंग बना लेंगे। तो ऐसी जो वलय हैं उसके अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो स्थानों से लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ी रहती हैं। तो ऐसी जो लिगेंड है वो क्या कहलाएगी, किलेशन लिगेंड्स कहलाती है। किलेशन लिगेंड्स कौन सी होंगी, ऐसी लिगेंड जिनके अंदर किलेट रिंग पाई जाएगी वे लिगेंड्स आपकी क्या कहलाएंगी, किलेशन लिगेंड कहलाती हैं। अब किलेशन जो लिगेंड होती हैं वो मोनोडेंड्रेट की तुलना में अधिक स्थायी होती हैं। अधिक स्थायी होने का कारण क्या होता है, क्योंकि वह एक से अधिक स्थानों पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बना लेते हैं, एक रिंग नुमा संरचना बना लेते हैं, इसलिए इनका जो स्थायित्व है वो मोनोडेंटेट जो लिगेंड होते हैं उसकी तुलना में अधिक होता है। और ये जो पूरा है प्रभाव है, इसके कारण संकुल जो है वो क्या हो जाता है, अधिक स्थायी हो जाता है। संकुल अधिक स्थायी हो जाता है। अधिक स्थायी हो जाने की वजह से अपने इसको क्या है, यही जो प्रभाव है वो किलेशन प्रभाव भी इसका कहलाता है। किलेशन प्रभाव या किलेशन इफेक्ट के नाम से भी इसको अपने जानते हैं। और आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे अभी अपने पढ़ा था EDTA जो कि हेक्साडेंटेट लिगेंड था। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ा जो मॉलिक्यूल होता है वहाँ जब ये अलग अलग दिशाओं से इलेक्ट्रॉन युग्म से संयोजक बंदी या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन किया जाता है, तब यहाँ पे क्या होता है कि इनके अंदर त्रिविमीय बाधा या 3D जो हिंड्रेंस आ जाती है, तो वहाँ अपनी इनका जो स्थायित्व है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। अर्थात ये क्या हो जाते हैं, पुनः अस्थायी हो जाते हैं। अर्थात अधिकतर जो किलेशन लिगेंड्स हैं वो 3 से लेकर 4 तक या मैक्सिमम जो है 5 तक के जो लॉन पेयर रखने वाले जो लिगेंड्स होते हैं, ट्राई डेंटेट से लेके पेंटाडेंटेट तक के जो लिगेंड्स हैं वो अधिकतर किलेट रिंग्स के अंदर स्थायित्व अपना प्रदर्शित करते हैं। अन्य जो रहते हैं वो उनका स्थायित्व 3D हिंड्रेंस या जो अपने त्रिविमीय बाधा जो है उसके कारण क्या हो जाती है, ये पुनः से अस्थायी होने लग जाती है।
कोऑर्डिनेशन नंबर, या जिसे हम कहते हैं समन्वय संख्या, समन्वय संख्या के नाम से भी इसको अपने जानते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन CMI एंड लिगेंड्स, जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य जो सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। यहाँ अपने इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे NaAg CN6, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, इसी तरह एक आपका कॉम्प्लेक्स है CuNH3K4SO4। इन कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने पहले देखेंगे कि लिगेंड्स कौन से हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि बड़ा जो ब्रैकेट है उसके अंदर सबसे पहले मेटल आयन आएगा, फिर आपका जो आएगा वो लिगेंड्स आएंगे। तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, साइनाइड। यहाँ पे भी लिगेंड कौन सा है, साइनाइड। यहाँ अमाइंस NH3 रहता है। अब अपने देखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे आप ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है के बाहर जो संख्या लिखी हुई है, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6। यहाँ पे भी 6 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 4। ब्रैकेट के बाद में जो ऋणावेश है इसको आपने कभी भी लिगेंड काउंट नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अब अपने देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखिए कि ये 6 हैं और मोनोडेंटेट है। ये लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो इसमें अंदर सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। दूसरा जो है ये भी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। NH3 है, ये भी कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट या एक दंतुक लिगेंड है। तो इसकी जो संख्या है वही इसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन संख्या होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक दंतुक लिगेंड के अंदर जितनी भी लिगेंड्स की संख्या होगी वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या CN के नाम से भी इनको जाना जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो वही रहता है। फिर जो बात आती है, जैसे एग्जांपल अपने लिए K3ElC2O4 की थ्राइस। इसके अंदर यदि अपने देखेंगे तो लिगेंड कौन सा है, C2O4 या ऑक्सीडेटो जो है O4 -2 रहता है। ये जो है वो क्या होगा, आपका डाइडेंटेट लिगेंड होगा। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं इसमें, यहाँ अपने देखेंगे 3। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ पे एक जो लिगेंड है वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो 3 जो हैं वो कितने देंगे, 3 2 जा 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे 2NiEdTA। तो यहाँ पे जो लिगेंड है वो क्या है, EdTA है, जो अपने जानते हैं कि हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 1 है। और 1 के पास डोनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो 1 6 जा 6 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी लिगेंड्स हैं उसका टाइप्स ऑफ लिगेंड जो है
उसके अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपने तैयार करते हैं, निकालते हैं। यदि बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाता है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर को इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर जो बात आती है वो आपकी आती है ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर की बात। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या हिंदी में अपने कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यदि मैं आपको कहूँ कि जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं उससे जुड़े हुए जितने भी लिगेंड हैं उनको उनके इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटा देने पर जो केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश बचेगा उस केंद्रीय परमाणु का जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। मैंने क्या कहा अभी कि जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल K4 FeCN6, यहाँ पे केंद्रीय जो धातु परमाणु है इसके साथ में जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं उन सभी को, जैसे यहाँ लिगेंड्स जुड़ा है, यहाँ धातु आयन के रूप में, धन आयन के रूप में बाहर जुड़े हुए हैं, इनको यदि इनके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एलपीज जो हैं उनके साथ में हटा दिया जाए, आवेश के साथ में हटा दिया जाए, तो जो चार्ज इसके ऊपर बचेगा, किसके ऊपर, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर या केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर बचेगा, उसी संख्या को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए इसमें जैसे अपने निकालना चाहें तो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, ये वाला है। मैं मान लेता हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X है। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का जो है, इसलिए इसका जो ऑक्सीकरण अंक होगा +1 होगा और कुल संख्या कितनी है इनकी, 4 है। तो अपने इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 × +1 + X + 6 × -1, क्योंकि Cn जो होता है, Cn नेगेटिव की वजह से ऊपर जो है ये जो संख्या है वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो आपने जो है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए कि जो भी उदासीन संकुल होता है या उदासीन जो भी अणु होगा उसके जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या हो जाएगी, उनका योग जो है, यौगिक के लिए अपने बात करेंगे तो उनका योग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 + X - 6 = 0, X - 2 = 0 और X अपने कहेंगे +2। तो यहाँ ये जो है फेरस जो है वो कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट के अंदर उपस्थित है। तो हमें ये ध्यान रखना है जब हम नामकरण करेंगे तो यही ऑक्सीकरण अंक को रोमन संख्या के अंदर, रोमन अंकों के अंदर मेटल का जो नाम होगा उसके बाद में हम प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ अपने कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CO Cl4 -2, यहाँ -2 है। इसी के साथ जैसे दूसरा एग्जांपल है CO CN5 और हाइड्रोजन MnO4 -1। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ लिगेंड जो है वो कितने हैं, 4Cl नेगेटिव है। कितने हैं, 4Cl नेगेटिव है। तो यदि इसका अपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो CO को मैं ले लूँगा X + 4 - 1 = -2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में X की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, +2
2 आएगी, अर्थात CO जो है वो +2 स्टेट के अंदर यहाँ उपस्थित है। यहाँ हम देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 5 तो यहाँ पे CN नेगेटिव है और 1 जो है वो क्या है आपका हाइड्राइड के रूप फॉर्म के अंदर यहाँ उपस्थित है। जब भी धातु परमाणु के बाद में हाइड्रोजन आता है तो उसे हम हाइड्राइड कहते हैं और उसकी संयोजकता हमेशा -1 लेनी है। तो ये 2 उपस्थित हैं, तो इसको यहाँ पे भी CO के लिए मैं x ले लूँगा। x -5 -1 इज इक्वल टू -3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट में जो निकले वो आएगा x इज इक्वल टू +3, अर्थात यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो +3 स्टेट के अंदर उपस्थित है। इसी तरह से अपने तीसरा करेंगे तो यहाँ पे 4O -2 फॉर्म में उपस्थित हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे तो x -4 +4 -2 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास +7 आएगी, अर्थात Mn जो है वो आपके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उपस्थित है। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल अपने और करेंगे जो कि पीछे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस हुए हैं, बोर्ड क्लासेस के अंदर बहुत सी बार पूछे गए क्वेश्चन है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखें, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है कि Fe सेकेंड CN6 और X, और दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये दोनों ही आपके RBSC में पूछे हुए हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सी बार एग्जामिनर वही क्वेश्चन को उठा लेता है और बहुत सी बार उसी टाइप के क्वेश्चन उठने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर समझना है कि x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो पहला देखें, यहाँ पे 2 का मतलब है कि यहाँ जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +6 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे +2 -6 इज इक्वल टू x, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू हमने क्या की -4 आएगी। इसी तरह से यहाँ पे अपने देखेंगे तो ये +3 +6 -1 इज इक्वल टू x होगा, और +3 -6 इज इक्वल टू x, और -3 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर अपने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी नोमेनकल्चर, उनका जो नामकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।